A very good morning. Sarvodaya Namaskar. Once again, I have a new lesson for you from your English literature book Panorama, chapter number 6. I think chapter number 6 this is the unity of Indian culture. Sorry, I am very sorry. ये लेसन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर पढ़ेंगे. अब जो लेसन का टाइटल है उस टाइटल के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि हमारा जो इंडियन संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसमें क्या यूनिटी है, किस वजह से हमारा संस्कृति डाइवर्सिटी में भी यूनाइटेड होता है. जैसा आप लोग जानते हैं, ये बताने की चीज़ नहीं है कि हमारी कंट्री में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म से रिलेटेड लोग रहते हैं, अलग अलग जाति और प्रजाति के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं. उनकी अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग बोलचाल, अलग अलग खान पान, सब कुछ होने के बाद भी हमारा इंडिया अभी यूनाइटेड है, ऐसा कहा जाता है. और उसी से रिलेटेड आप स्टोरी पढ़ेंगे आपके इस टेक्स्ट बुक में, जिसको हुमायूं कबीर साहब ने लिखा है. पहले जानते हैं, इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं. ये कौन है हुमायूं कबीर? जैसा आप देख पा रहे हैं, हुमायूं कबीर was a famous poet, novelist and essayist and a renowned political thinker. बताया जा रहा है हुमायूं कबीर एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे, नोवेलिस्ट थे और इवन निबंधकार भी थे, एसेइस्ट. इसके अलावा वो पॉलिटिकल थिंकर थे. पॉलिटिकल थिंकर मतलब पॉलिटिकल सोच रखने वाले लोग, पॉलिटिकल थिंकर. इवन he was a cabinet minister of scientific research and culture affairs during Nehru's prime ministership. अब बताया जा रहा है कि ये जो हमारे हुमायूं कबीर साहब थे वो कैबिनेट मिनिस्टर भी थे जब प्रधानमंत्री नेहरू की मिनिस्ट्री चली. आप देख सकते हैं, जब नेहरू जी की प्राइम मिनिस्टरशिप चल रही थी, उस अवधि में हुमायूं कबीर साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे. Even after an Oxford product, he had the proud privilege of being elected president of Oxford University Student Union. अब उसके पहले की घटना को बताते हैं हुमायूं कबीर साहब कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे. जैसे देख पा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे, वहीं से वो पढ़े लिखे थे. इसीलिए बाद में उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन का हेड इलेक्ट किया गया. किसको? हुमायूं कबीर. Thereafter, the present piece is an adapted version of Humayun Kabir lecture delivered in Baroda University. अब ये बता रहे हैं, ये जो लेसन आप पढ़ेंगे ये भी एक स्पीच, डिलीवर्ड स्पीच का एक पार्ट है जिसको आप आगे लेसन में पढ़ेंगे. उस स्पीच को कबीर साहब ने बड़ौदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के सामने डिलीवर किया था. एंड दिस लेक्चर फोकस ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया कल्चर. और उनका ये लेक्चर, ये उनका स्पीच हमारे गौरवपूर्ण भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति की कल्पना करता है. It's preciously reflect Kabir's love and faith in the greatness of his motherland. अब जो उनका स्पीच आप इस लेसन में पढ़ेंगे उसमें बताएगा कि हुमायूं कबीर को अपने मातृभूमि से कितना लगाव था, वो कितना उसको रिस्पेक्ट करते थे. देख पा रहे हैं, his greatness of his motherland, अपनी मातृभूमि के लिए वो कितना विश्वास जताते थे, कितना प्यार मोहब्बत थी उनको अपनी मातृभूमि से. वो इस डिलीवर्ड स्पीच में आपको पढ़ाएंगे. अब इंट्रोडक्शन फिनिश होने के बाद चलेंगे लेसन में लाइन बाय लाइन. यहाँ लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर. Recently, the Aryans were regarded as the earliest invader of the land. It was thought that they came to a country which was uncivilized. अब बताया जा रहा है कि हाल ही में, till recently,
हाल ही में ऐसा माना जाता है, ऐसा जाना जाता है कि जो आर्यंस थे, आर्यन का आप नाम सुने होंगे ऑलरेडी, हिस्ट्री की बुक में आपको पढ़ना होगा आर्यंस कौन थे, तो यहाँ भी आप पढ़ेंगे आर्यंस कौन थे। ऐसा माना जाता है हाल तक कि आर्यन हमारे देश का सबसे पहला आक्रमणकारी शासक था, मतलब हमारे देश पे आक्रमण करने आया था, उसमें सबसे पहले आर्यन का नाम आता है। और ऐसा कहा जाता है कि आर्यन एक ऐसे कंट्री से आए थे जहां सभ्यता नाम की कोई चीज़ नहीं, अनसिविलाइज्ड कंट्री से बिलोंग करते थे, यहाँ लिखा हुआ है। ये जो आर्यन हमारे कंट्री में ऑक्युपाई करने आए थे, अटैक करने आए थे, वो ऐसा सोचा जाता है, ऐसा समझा जाता है कि वो एक अनसिविलाइज्ड और असभ्य कंट्री से बिलोंग करते थे। असभ्य कंट्री मतलब बोले तो किसी काम को करने का तरीका जब मालूम नहीं होता लोगों को, उल्टा सीधा काम करने लगते हैं, तब उसको असभ्य लोग बोलते हैं या अनसिविलाइज्ड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा पता ऊपर में पढ़ा आपने कि ये जो आर्यन थे वो एक अनसिविलाइज्ड कंट्री से बिलोंग करते थे, इवन आफ्टर एंड बारबियन, बट मॉडर्न रिसर्च हैज प्रूव्ड दैट देयर वर इन्वेडर्स इवन बिफोर द आर्यंस पोर्ड इनटू हिज लैंड। अब बताया जा रहा है कि मॉडर्न रिसर्च, राइटर हुमायूं कबीर कह रहे पहले लाइन में कहा था कि अभी तक ऐसा जान पड़ता था, लेकिन मॉडर्न रिसर्च बताता है, ये प्रूव करता है कि वो इन्वेडर जो पहले आए थे, आर्यन से भी पहले कोई हमारे धरती पर आया था आक्रमण करने, लेकिन वो कौन था ये बताएंगे आगे। They had involved a citizenship higher than that of the Aryan hordes who came in their wake. These pre-Aryans had displayed still earlier people and built up new civilization which has astonished modern scholar by its extent and depth. अब बताया जा रहा है कि जो आर्यन थे उससे पहले प्री आर्यन आए थे। प्री आर्यन बोले तो किसी बात को तैयार, एक होता है मैच्योर लोग और एक होता है अनमेच्योर लोग, यह डिफरेंस है आर्यन और प्री आर्यन। अब ये बताया जा रहा है जो प्री आर्यन थे वो आर्यन से पहले हमारे देश पर आक्रमणकारी के रूप में आए थे, एंड दे केम इन देयर वे, अपनी खुली आंखों से आए और हमारे सिविलाइजेशन को, हमारे इंडियन सिविलाइजेशन को, हमारी इंडियन सभ्यता को हानि पहुंचाने की कोशिश की, उसके जड़ तक। जो हमारी संस्कृति है, इंडियन संस्कृति है कि हम भले ही अलग अलग रंग रूप के हैं, कद काठी के हैं, अलग अलग जाति धर्म प्रजाति के हैं, लेकिन जब हमारे नेशनलिज्म की बात आती है, हमारी भारतीयता की बात आती है, तो हम सब एक साथ हो जाते हैं। और यही बात को प्री आर्यन जब पहले आक्रमण किया था तो उसको अंदर तक जानने की कोशिश की। The Aryans invasion repeated the process and led to fresh infusion of the old with the new. अब ये जो प्री आर्यंस थे उन्होंने क्या किया, प्री आर्यंस और आर्यंस दोनों ने मिलकर हमारे संस्कृति की, हमारे सभ्यता को क्या किया, ओल्ड और पुराना दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन करने की कोशिश की। मतलब अभी से 1000 साल पहले की जो संस्कृति हमारी थी और अभी की जो संस्कृति है उन दोनों में खास डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। और उस समय जब आर्यन आए थे उसके पीछे वाला पास्ट और उस समय का प्रेजेंट दोनों को, मतलब ओल्ड और न्यू दोनों सिविलाइजेशन को मिलाकर जब उसने जांचने और परखने की कोशिश की तो बताया जा रहा है द प्रोसेस लेड टू फ्रेश इन्फ्यूजन। वो प्रोसेस उनको एक नया कन्फ्यूजन दे दिया, एक नया कन्फ्यूजन दे दिया। नया कन्फ्यूजन जैसे आज हमारा जनरेशन 2020 में जो जनरेशन है वो हमारे दक्षिण भारत की, दक्षिणी जो ग्लोब है, जब दक्षिणी जो ध्रुव है वहाँ से लोग कॉपी करते हैं वहाँ की संस्कृति, और शायद उस समय भी ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। This continued with the successive erode of fighting warriors who came to conquer but remained to lose themselves in India's wrestle to throne. Now,
हुमायूं कबीर is telling to the reader that what he is telling that कह रहे हैं कि जो इन्वेडर थे, जो आर्यन थे, वो अपने काम में लगातार कंटिन्यू रहे हैं एंड इवन ही वाज ट्राई टू गेट इन सक्सेस टू डू समथिंग लॉस इन द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। और इसीलिए बताया जाएगा कि सक्सेसिव इरोड ऑफ फाइटिंग रेसेस हु केम टू कंक्वायर। एक जो छोटा मोटा नॉर्मल सा झगड़ा था वो एक युद्ध में बदल जाता था जब ये लोग अपने इन्वेटर्स को कंटिन्यू रखते थे हमारे इंडिया। बट रिमेन टू लॉस देमसेल्फ इन इंडिया एंड इट्स कल्चर। लेकिन बहुत सारा झगड़ा, बहुत सारा युद्ध करने के बाद भी हमारे इंडियन कल्चर को बदल नहीं सके, इसमें वो फेल हो गए। कौन फेल हो गए? आर्यंस। The Greek invaders were followed by Sakas and Huns and 100 other nameless tribes. They all appeared on the scene as victors, but they were soon absorbed in the ranks of the banished. अब ये बताया जा रहा है कि वो जो ग्रीक थे, जो आर्यन थे, ग्रीक और आर्यन बोथा से जो आर्यन थे वो क्या फॉलो करते थे? साका और हंस। को पूछेंगे कि साका हंस क्या होता है, तो साका एक अजीब तरह का प्रजाति है जिसको हम ट्राइब से जानते हैं। ट्राइबल पीपल बोले तो जैसे आदिवासी लोग होते हैं, उनका रहन सहन, खान पीना, बोल चाल सब कुछ डिफरेंस होता है हम लोगों से। और जो एकदम डिफरेंट तरह के लोग होते हैं उसी को ट्राइब पीपल कहते हैं। और ये साका और हंस भी उसी तरह के आदिवासी प्रजाति के तरह से ही कोई ट्राइब पीपल है। उस ट्राइब पीपल के साथ ये ग्रीक इन्वेंटर मिल जाते हैं और हमारे इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि हमारे इंडिया में 100 ऑफ ऐसे ट्राइब्स हैं जिसका हम नाम भी नहीं जानते। हम तो बस आदिवासी ही जानते हैं। एक ऐसा ट्राइब है जो हमारे पड़ोसी राज्य में रहता है, झारखंड में रहता है, आदिवासी इसलिए हम जान पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे प्रजाति हमारे इंडिया में रहते हैं जिसको राइटर ने 100 ऑफ बताया, उसमें से मैं सबको नहीं जानता, बस आदिवासी को जानता हूँ। और राइटर कह रहे हैं कि 100 ऑफ ट्राइब्स हमारे इंडिया में रहते हैं और इस ट्राइब्स के पीछे जब आर्यंस लगे तब भी वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो ट्राइब्स को भी अपने नेशन से बहुत लगाव है, अपने संस्कृति से बहुत लगाव है। राइट। अब यहाँ देखेंगे they all appeared on the scene of the victors but were soon absorbed in the ranks of panics। बताया जा रहा है कि वो इन्वेडर्स, वो आर्यन इस ट्राइब्स का हमेशा पीछा करते थे, इवन उनके सीनरीज को देखा करते थे। सीनरी मतलब उनके रहन सहन को, उनकी बोलचाल को एब्जॉर्ब करते थे। और एब्जॉर्ब करने के बाद भी उनके प्रजातियों के बीच उन्होंने फूट नहीं डाल सका। फूट डालना समझते हैं ना, जैसे अंग्रेज हमारे इंडिया में आए थे और फूट डालकर सब पे शासन करने लगे, वैसे ही इन्वेडर ने भी किया था। लेकिन वो उस प्रजाति पे फूट नहीं डाल सके। कौन? इन्वेडर्स, आर्यंस। अब पढ़ेंगे आगे। आगे बताया जा रहा है यहाँ से टुडे, नाउ, दीज डेज, आजकल। हुमायूं कबीर साहब कह रहे हैं कि आजकल whatever in India, whether it be an idea, award, a form of art, a political institution, or a social custom, is a blend of many different strains and elements। हम बता रहे हैं हुमायूं कबीर कि आज का जो भारत है हमारा, आज का जो इंडिया है वो डिफरेंट तरह के डिफरेंट आइडियाज़ हैं। जितने तरह के लोग हैं उतने तरह के आइडियाज़ हैं। अब इनको बताया कबीर साहब ने कि हमारा इंडिया आजकल एक आइडिया है, आजकल एक वर्ड है, आजकल एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, एक सोशल कस्टम है, और इवन हमारा इंडिया एक ब्लेंड ऑफ मैनी डिफरेंट स्ट्रेंड एलिमेंट्स। मतलब बहुत सारे डिफरेंट तत्व हैं और डिफरेंट तत्व, डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट कस्टम को मिलाकर हमारा इंडिया बनता है। हमारी इंडिया ऐसा है जहाँ पेड़ों की पूजा की जाती है, जहाँ जानवरों को पूजा जाता है। ऐसा हमारा कल्चर है, ऐसा हमारा हेरिटेज। और वही हुमायूं कबीर हम राइटर को बताने की कोशिश कर रहे हैं।
In spite of this derivation from many sources and the consequent variety of forms and types, we find a remarkable unit of spirit in forming Indian culture throughout the ages. अब बता रहे हैं कि कबीर साहब हमें कि इन स्पाइट ऑफ दिस डिप्राइवेशन, मतलब बहुत सारे भिन्नता होने के बाद हमारे इंडियन कल्चर में, जैसा आप लोगों को भी पता है, बहुत सारा भिन्नता है, डिफ्रेंसिएशन है, फिर भी बहुत सारे भिन्नता होने के बाद भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे साधन हैं, जिसकी वजह से हमारा इंडिया एक रिमार्केबल यूनिटी को प्रदर्शित करता है। रिमार्केबल यूनिटी, देखने लायक यूनिटी होती है। आपको याद होगा जब किसी दूसरे कंट्री से हमारे भारतीय सैनिक जब युद्ध करते हैं तो हमारा पूरा कंट्री पूरा यूनिटी दिखाता है, अपनी पूरी पावर दिखाता है। और यही बात राइटर बताते हैं, है ना, कि हमारे पास बहुत डिफरेंट तरह के सोर्सेज हैं और फिर भी जब जरूरत पड़ती है तो हमारे इंडियन एक रिमार्केबल यूनिटी दिखाते हैं सामने वाले को। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के मैं तौर पर बता दूं कि आपके पास 4 भाई हैं और चारों भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, किसी न किसी बात पर, छोटी बातों पर आपस में झगड़ जाते हैं। लेकिन कभी 5वें बाहर वाले लड़कों से झगड़ा हो जाती है तो चारों भाई आपस में मिल जाते हैं और उस सामने वाले लड़के की पिटाई करते हैं। तो यही इंडियन कल्चर है हमारा, हम आपस में सब लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये हमारा पर्सनल मैटर है। लेकिन जैसे ही कोई बाहर ही हम पे प्रेशर डालने की कोशिश करता है, हम पूरे इंडियन एकजुट हो जाते हैं, यूनिटी दिखाते हैं और सामने वाले से युद्ध करते हैं सीना चौड़ा कर। ठीक, वही बताते हैं। Now Indian culture throughout the ages, in fact, it is this underlying unity which is one of the most remarkable feature of Indian culture. अब ये बताते हैं हमारे कबीर कि अंडरलाइंग यूनिटी जो है हमारा यूनिटी, अंडरलाइंग यूनिटी मतलब कभी फिनिश नहीं होने वाली यूनिटी, हमारी एकता कभी खत्म नहीं होगी। और ऐसी एकता जो हमारे कंट्री में है वो हमारे कंट्री का सबसे मोस्ट रिमार्केबल फीचर है, सबसे प्रमुख फीचर है हमारे देश कि हम यूनाइटेड है, हमने यूनिटी है। इन वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन नो सिविलाइजेशन विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ द चाइनीज। अब कहा जा है कि वॉल्यूशन और ड्यूरेशन, वॉल्यूम और ड्यूरेशन के मतलब, वॉल्यूम मतलब बोले तो विस्तार और ड्यूरेशन मतलब अवधि। जो हमारा इंडिया का जो मैप है कितने दूर में है, कितने 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, उस 1000 किलोमीटर को वॉल्यूम कहा गया और ड्यूरेशन कहा गया। अब उस ड्यूरेशन में जो हमारा सिविलाइजेशन है वो अपने आप में एक बेस्ट सिविलाइजेशन है चाइनीज सिविलाइजेशन को छोड़कर, क्योंकि ये जो चाइनीज लोग हैं ये भी अपने सभ्यता को, अपने सिविलाइजेशन को बहुत प्यार करते हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है कि चाइना सबसे बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री है, वॉल्यूम के हिसाब से हम भी सेकंड नंबर पे, इंडिया भी सेकंड नंबर पर, चाइना फर्स्ट नंबर पर। तो इन दोनों में कंपैरिजन राइटर ने किया और राइटर ने बताया कि इंडिया में जो अपनी सभ्यता और सिविलाइजेशन को लेकर जो प्यार मोहब्बत है, यूनिटी है, वो चाइना में भी दिखने को मिलता है। और चाइना को अगर छोड़ दिया जाए तो इंडिया का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता यूनिटी दिखाने के मामले में, अपने सिविलाइजेशन दिखाने के मामले में। आगे बढ़े। Can we be a comparison with the civilization of India and the area of land, the number of people, the variety of races and length of the Indian history are hardly repeated elsewhere. Where? अब बताया जा रहा है कि हमारा जो मदरलैंड है, उस मदरलैंड का जो एरिया है, उस एरिया में दैट नंबर ऑफ पीपल यूज्ड टू लिव अ वैरायटी ऑफ रेसेस एंड लेंथ। वैरायटी ऑफ रेसेस मतलब जिस एरिया में भी लोग रहते हैं उस एरिया में बहुत सारे कैटेगरी के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग सोच के लोग रहते हैं और ये सब लोग अपने आप में एक रेस है। पहला आदमी सोचता है दूसरे को पीछे कर दे, दूसरा आदमी सोचता है तीसरे को पीछे कर दे और ये सब अपने आप में एक रेस लगाते हैं, अपना जीवन एक रेस बना लेते हैं। और यही हमारे इंडियन हिस्ट्री को और रिपीट करते रहता है, रिपीट मतलब इतिहास बनाते रहता है।
हमारे इंडियन लोग एक इतिहास बनाते हैं और दूसरा फिर बन जाता है, मतलब पहला इतिहास को तोड़कर दूसरा इतिहास बनाया जाता है। होता है ना कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, जैसे क्रिकेट के खेलों में एक रिकॉर्ड बनती है और वह रिकॉर्ड भी कुछ दिनों बाद टूट जाती है, फिर नया रिकॉर्ड बनता है, वही वाली बात। ये जो डिफरेंट टाइप के लोग हमारे भारत में रहते हैं, यही लोग एक नया रिकॉर्ड बनाते रहते हैं, नया रिकॉर्ड बनाते रहते हैं। यहाँ अब बात करेंगे यहाँ से, द vitality of Indian culture is equally amazing. In spite of thousands of vicissitudes, it has survived to the modern day, and this has been possible only on account of sense or Indianness, which imposed unity on all diversity and wove into one fabric of national life. अब बताया जा रहा है कि in spite of thousands, मतलब हमारे कंट्री में बहुत सारी मुसीबतें भी हैं, बहुत सारी मुसीबतें भी हैं, लेकिन बहुत सारी मुसीबतों के बाद हम इंडियन सरवाइव करते हैं। क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं। और सरवाइव करने के साथ और भी क्या करते हैं? एक मॉडर्न डे तैयार करते हैं। हम अपने दुख को भूल जाते हैं, अपने दुख को भूल जाते हैं और आने वाले जीवन के लिए अग्रसर हो जाते हैं, एक नए दिन की तलाश करते हैं। और नए दिन की तलाश के साथ साथ ये भी करते हैं कि has been possible on account of sense Indianness. हम भारतीय के दिमाग में ये बात होती है कि कल जो हो गया उसे भूल जाइए, अब आगे जो सामने में है उसकी चिंता कीजिए, और यही हमें सबसे अलग, सबसे डिफरेंट बनाता है, महान बनाता है। अब बताया जा रहा है कि जो हमारे लिए जो भारतीयता अपने आप में एक प्राउडनेस वाली बात है। हम एक इंडियन हैं, ये हमें बहुत गर्व से बोलना चाहिए, हमें बहुत लिखना चाहिए। ये भारतीयता हमारे यूनिटी को और आगे ले जाता है, जबकि हम डिफरेंट तरह के लोग हैं, हम अलग अलग के डाइवर्सिटी वाले लोग हैं, अलग अलग के हजारों डाइवर्सिटी है हमारे अंदर। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग रूप रंग की वजह से बांटना, ऊंचाई की वजह से बांटना, लंबाई की वजह से बांटना, पौने की वजह से बांटना, गोरे काले की वजह से बांटना, और इतना सारा डिफरेंस होने के बाद भी बताया जा रहा है कि हमें एक धागा आपस में बांट के रखती है, एक धागा हमें आपस में बांट के रखती है। वो धागा कौन है? भारतीयता का धागा। ये भारतीयता का धागा हम सारे इंडियन को एक धागे में बांध कर रखता है, जैसे एक धागा बहुत सारे मोतियों को एक माले में पिरो कर रखता है। वैसे बताते हैं कि हमारा जो नेशनल लाइफ है वो अलग अलग तरह से स्टैंड करता है, कहीं टेक्सचर की वजह से, कहीं कलर की वजह से, कहीं क्वालिटी की वजह से, और विचार करते हैं, मतलब कहीं पे देख शकल काला है इसके वजह से लोग अलग है, कहीं शकल गोरा है इसके वजह से लोग अलग है, कहीं छोटे लोग रहते हैं इसकी वजह से, कहीं बहुत लंबे लोग रहते हैं इसकी वजह से, अलग अलग डिफरेंट टाइप लोग हैं, लेकिन सब एक ही धागे में बंधे हैं, एक ही धागे में पिरो हैं, जिसको हम भारतीयता के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं, द एंशिएंट वर्ल्ड threw of fine flowers of civilization and many lands, with the exception of India and China, they are dead and gone. बताया गया है कि पुरानी इतिहास, पुरानी दुनिया की वजह से हमारे सिविलाइजेशन में बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग स्पॉट है, बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग स्पॉट है जहाँ पे अपने इतिहास को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, इंडिया और चाइना को छोड़कर। मतलब इंडिया और चाइना एक ऐसे सिविलाइज्ड कंट्री है जो अपने पास्ट से हमेशा सीखने और सिखाने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, here it is only in India and to some extent in China that the old civilization and culture have grown and changed, but never grown or changed at the expense of an underlying unity। अब बताया जा रहा है कि it is only India,
कैरी करता जाता है, अपने ओल्ड सिविलाइजेशन को कैरी करते जाता है। और इवन जब वो चेंज होता है, जब हमारा इंडियन कल्चर आगे चलकर चेंज हो जाता है, तो वो चेंज तो होता है लेकिन कंप्लीटली चेंज नहीं होता है। वो चेंजेस हमारे नेक्स्ट जनरेशन पर एक्सपेंस हो जाता है, नेक्स्ट जनरेशन तक बढ़ता जा रहा है, और यही हमारे अंडर नई यूनिटी को शो करता है। जैसे आज से 1000 साल पहले भी हम हिंदू धर्म में जनेऊ पहनते थे, सब लोग पहनते थे, आज भी लोग पहनते हैं। हो सकता है कि आज जनेऊ पहनने वालों की जनसंख्या कम है, लेकिन पहन रहे 1000 साल पहले से लेकर अभी तक उस जनेऊ को नए जनरेशन पर कैरी किया जाता है। और यही बात बताया रहे राइटर कि एक इंडिया ही एकमात्र देश है जो अपने सिविलाइजेशन को नए से पुराने या पुराने से नए कल्चर पर एक्सपेंड करता है, ट्रांसफ़र करता जाता है, राइट। और इसीलिए हमारी यूनिटी बनी हुई रहती है। दिस हैज बीन पॉसिबल ओनली थ्रू द कैपेसिटी ऑफ रीड एडजस्टमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द इंडियन सोसाइटी। अब ये बता रहे हैं कबीर साहब, ये जो हमारा एक्सचेंज वाला आइडिया है, जो हम अपने कल्चर को, अपने सिविलाइजेशन को हमसे एक्सचेंज करके हम हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र करते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने उस कैपेसिटी को, उस रीएडजस्टमेंट को, उस एक्सपीडिशन को या फिर अपने सभ्यता को अपने बच्चों पर रीएडजस्ट करें, उसके सामने उसको प्रदर्शित करें। मतलब हम जनेऊ पहनेंगे तो हमारा आने वाला जनरेशन उसको देखेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, और वो भी उसमें भी जनेऊ पहनने की लालसा जगेगी, राइट। और यही हमारा इंडियन सोसाइटी है, यही हमारा इंडियन संस्कृति है कि अलग अलग धर्म के लोग अपने बच्चों को अपना धर्म बताते हैं, अपना संस्कृति बताते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर आ गया है, ट्रू फॉर ट्रू एंड नॉट फॉर फॉल्स। लिखा है सबसे पहले, द वाइटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज नॉट अमेजिंग। नॉट अमेजिंग, ये तो फॉल्स है। दूसरा, द एंशिएंट वर्ल्ड थ्री ऑफ फाइव फ्लावर्स ऑफ सिविलाइजेशन इन मैनी लैंड्स। मैनी लैंड्स, ये वाला अभी शायद देखे तो ऊपर में, आई डोंट हैव रिमेंबर मैनी लैंड्स है या कुछ और है। मैनी लैंड्स मतलब ये भी आपका हो गया, सॉरी ये पहला नंबर आपका फॉल्स था, सेकंड नंबर आपका ट्रू है, और थर्ड नंबर द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन अप एंड चेंज ओनली इन जापान, ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। और फोर्थ नंबर द आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर ऑफ लैंड, यस ट्रू है। और फिफ्थ नंबर, गिव द अपोजिट ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स, मॉडर्न, एंशिएंट डाल सकते हैं, एंशिएंट, मॉडर्न मतलब आधुनिक और एंशिएंट मतलब पुराना। और उसके बाद है कंक्वायर मतलब अधिकार दिखाना, कंक्वायर मतलब अधिकार दिखाना, आप ग्रहित कर लेना, किसी वस्तु पे अपना अधिकार दिखा देते हैं, कंक्वायर हो जाता है, उसका अपोजिट बोलिए इनकंक्वायर बोलिए, यूनिटी को अनयूनिटी कीजिए, डेड को लाइव कर दीजिए, ये सारा आपका हो गया ट्रू फॉल्स ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। उसके आगे आप पढ़ते हैं, लिखा हुआ है B.2, B1.2 में क्वेश्चन आंसर है, फिर से ये शॉर्ट टाइप आप देख पाएंगे, लिखा हुआ है हु वाज डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। तो इसके राइटर हैं हुमायूं कबीर, वो आपका आंसर होगा, हुमायूं कबीर हैज डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। सेकेंड वन में बात करेंगे तो लिखा हाउ वर द आर्यंस रिगार्डेड टिल रिसेंटली, आज तक अभी तक आर्यंस को क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला लाइन में आपने पढ़ा था, द आर्यंस वर रिगार्डेड एज द अर्ली इन्वेडर ऑफ इंडिया। 3 नंबर, हाउ डिड द प्री आर्यंस बिल्ड अप अ न्यू सिविलाइजेशन। प्री आर्यंस ने एक न्यू सिविलाइजेशन की गठन कैसे की थी। तो ओल्ड सिविलाइजेशन और न्यू सिविलाइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर इस प्री आर्यन ने एक नया सिविलाइजेशन बनाया था। फोर्थ वन में, व्हाट एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब हमारे ऑथर के द्वारा, हुमायूं कबीर के द्वारा कौन सा रिमार्केबल फीचर है हमारे इंडियन कल्चर का, तो बताएंगे डाइवर्सिटी।
अनेकता में एकता, अनेकता में जो एकता वाली गुण है वही हमारे इंडियन कल्चर का सबसे मोस्ट रिमार्केबल फीचर है। फिफ्थ वन में बात करेंगे, वेदर हैज ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्रोन एंड चेंज वेयर, तो हमारे इंडिया में और चाइना में, इंडिया और चाइना एक ऐसे कंट्री है जो ओल्ड और न्यू सिविलाइजेशन को कॉम्बिनेशन देकर चलता है। अब आगे बात करेंगे लिखा वन ग्राउंड ऑफ दिस एडजस्टमेंट ऑफ फाउंड इन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन दैट हैज कैरेक्टराइज्ड इंडियन हिस्ट्री थ्रू आउट द एजेस लिव एंड लेट लिव। अब बता रहे हैं कि ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑन द अकाउंट ऑफ रीएडजस्टमेंट द स्पिरिट ऑफ इंडियन कल्चर इज बेस्ड ऑन व्हाट, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, तो हुमायूं कबीर साहब कहते हैं जियो और जीने दो। जो हमारा भारतीयता है, जो हमारी इंसानियत है, वो हमें बताता है कि हम भी जिए और दूसरे को भी जिए। ये स्लोगन दिया था किसी इंडियन लीडर ने, जियो और जीने दो। वही बात हुमायूं कबीर साहब भी बता रहे हैं कि हर एक युग में, एक मतलब युग, हर एक युग में हम इंसानियत की बात करते हैं और बोलते हैं कि दूसरे को भी जीने दो और खुद भी जियो। हैज बीन द पॉलिसी ऑफ इंडियन, जियो और जीने दो, ये हमारी इंडियन सोसाइटी की पॉलिसी है, स्पेयर ऑफ लाइफ है, और इसी तरह हम भारतीय अपना जीवन जीते हैं और दूसरों को भी जीने देते हैं। आगे चलते हैं। Sometimes this has been carried so far that contrary of if not contradictory attitude have been allowed to survive in simultaneous toleration had led to the offense of civil and even indifferences to the value of life. This, however, is at worst the defect of virtue. अब बताया जा रहा है कि वैसी कंट्री, वैसा सिविलाइजेशन, वैसी सभ्यता जहाँ पे जियो और जीने दो वाली लॉजिक नहीं चलती है, वहाँ के लोग अपने आप में सरवाइव करने के लिए एक दूसरे की जान लेते हैं। एक दूसरे की जान, हम अपनी भाषा में उसको बोलते हैं एक दूसरे का टांग खींचना। एक दूसरे का टांग खींचते हैं और टांग खींचने में पता चलता है कि हम जिसका टांग खींच रहे हैं, मेरा भी टांग कोई पीछे से पकड़ के खींच रहा है, और जो मेरा टांग पकड़ के खींच रहा है उसका भी कोई टांग पकड़ के खींच रहा है। इस तरह से किसी सोसाइटी का, किसी सिविलाइजेशन का कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। बताया जा रहा है कि सच टॉलरेंस इज परहैप्स प्रीफरेबल। इस तरह की जो घटनाएं होती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है, फैंटास्टिक नहीं होती है, डिवोशनल नहीं होती है, एंड इट कांट लीड एनी सिविलाइजेशन टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आगे बढ़ते। थ्रू आउट द चेंजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री वी देयरफॉर find something of underlying unity which informs the diverse expression of its life, but the unity has never attained uniformity or living unity never is। अब ये बताया जा रहा है कि चेंजेस जब हमारे भारतीय संस्कृति में होती है तो उस चेंजेस से पहले हमारा इतिहास लिखा जाता है, हमारी हिस्ट्री तैयार की जाती है, और उस हिस्ट्री में हम पाते क्या है कि हमारा जो अंडरलाइंग यूनिटी है उसको बहुत बड़ा स्थान मिला है उस हिस्ट्री में, जिससे हमारा आने वाला जनरेशन सीख पाएगा। जैसे मान लिया कि 100 साल पहले की बात कर ले तो हमें क्या मालूम 100 साल पहले कैसे क्या हुआ, लेकिन जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है 100 साल पहले क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। और इसीलिए राइटर बताते हैं दिस इज द चेंजेस दैट मेड द हिस्ट्री वाज अ वेरी गुड
डाइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, वेरी गुड, डाइवर्स एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। लाइफ जब एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती है तो एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन डालता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, बट बताते हैं कि यूनिटी वॉज नेवर अटेड, हमारा जो संस्कृति है वो कभी मरेगी नहीं, हमारा जो यूनिटी है वो कभी मरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यही तो हमारा देश का आधारशिला है, यही हमारे देश की आधारशिला है, ये कभी नहीं मिलेगा, ये हमेशा जीवित रहेगा। हमारी जो यूनिटी है, हमारी जो एकता है वो कभी नहीं मरेगी। आगे यूनिटी एंड यूनिवर्सैलिटी मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड वाइटल। बताया जा रहा है अब हुमायूं कबीर साहब के द्वारा कि यूनिटी और यूनिवर्सैलिटी एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा मिश्रण है जो किसी भी कल्चर में वाइटालिटी को लाता है। वाइटालिटी मतलब पावर जागृत करता है। जैसे रिवाइटल लोग खाते हैं, रिवाइटल जब बॉडी में वीकनेस महसूस होने लगती है तो रिवाइटल खाते हैं अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। यही वाइटल वाला शब्द है जो हमारे किसी कंट्री को, किसी सिविलाइजेशन को, किसी सभ्यता को पावर देते हैं। हमारे यूनिटी और हमारे यूनिवर्सैलिटी, ये दो ऐसे तत्व है जो किसी भी संस्कृति सभ्यता को एक पावर प्रदान करता है। नाउ कल्चर इज कॉन्सेप्ट विच कांट बी सिंपली और यूनिटरली डिफाइंड। अब बताते हैं कबीर साहब कि कल्चर एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा शब्द है जिसको नॉर्मली डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल्चर अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में 29 स्टेट है, 7 यूनियन टेरिटोरीज है, कुल मिला के 36 होते हैं, और ये 36 स्टेट जो है सबकी बोलचाल अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है, रहन सहन अलग अलग है, इसीलिए इसको डिफाइंड नहीं किया जाता, हमारे कल्चर को डिफाइंड नहीं किया जाता। There is no single character or mark which can be regarded as the essence or distinctive feature of culture। कह रहा है कि हमारे इंडिया में कोई ऐसा सिंगल कैरेक्टर या मार्क नहीं है जिसका रिगार्ड किया जाए, जिसका इसेंस किया जाए, इवन उसके डिस्टिंक्टिव फीचर को हमारे कल्चर से अलग कर दिया जाए। ऐसा कोई भी तत्व हमारे इंडियन कल्चर में नहीं। It is always a complex of many strands of varying importance and vitality. If we attempt to differentiate between culture and civilization of life, which makes civil society possible. Culture, on the other hand, is the resultance of such organization and expression itself through the language and art, through philosophy and religion, through social habits and custom, and through political institution and economic organization. अब यहाँ पे बता रहे हैं राइटर हुमायूं कबीर, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैनी। हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो बहुत सारे वस्तुओं को, बहुत सारे तत्वों को मिलाकर बनाया गया है, मिश्रित है ये। और मिश्रण में क्या क्या है, मिश्रण में क्या क्या है जो हमें बहुत ताकत प्रदान करती है, उस बहुत सारे में बता रहा है इन द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब ये राइटर बता रहे हैं कि कल्चर और सिविलाइजेशन में बहुत डिफरेंस है। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता और कल्चर मतलब संस्कृति, इन दोनों में अंतर। और अंतर क्या बताते हैं कि लाइफ विच मेक्स सोसाइटी पॉसिबल, वैसा लाइफ जो एक समाज को जीवित रखता है, एक वो उसको सिविलाइजेशन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आएगा आपको किसी व्हाट इज सिविलाइजेशन, तो आप देंगे सिविलाइजेशन ऑफ लाइफ विच मेक्स सिविल सोसाइटी पॉसिबल, ये डेफिनेशन आप दे सकते हैं। कल्चर की बात करेगा तो लिखिएगा कल्चर ऑन अदर हैंड इज द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन और एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू लैंग्वेज। मतलब कल्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसे लैंग्वेज से पहचाना जा सकता है, आर्ट से पहचाना जा सकता है, फिलॉसफी से, धर्म से, सोशल हैबिट से, कस्टम से, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से, इवन इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से भी कल्चर को पहचाना जा सकता है।
आगे बढ़े। None of them is separately culture, but collectively they constitute the expression of life which we will describe as a culture। अब बताया जा रहा है कि कोई भी ये नहीं बता सकता है कि कल्चर सेपरेट क्यों होता है। कल्चर सेपरेट क्यों होता है? आप देखते हैं गरीब लोगों को और अमीर लोगों को, और दोनों की सोसाइटी अलग अलग होती है, दोनों का कल्चर अलग होता है। वो एक गरीब आदमी के रोटी खाने का तरीका और एक अमीर आदमी के रोटी खाने के तरीके में अंतर है। खाते दोनों रोटी हैं, लेकिन दोनों के खाने में डिफरेंस होता है, और यही एक्चुअली में कल्चर, यही कल्चर, यही राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या करते हैं, अपने लाइफ को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग बताते हैं। गरीब लोगों की रोटी खाने का तरीका अलग है, अमीर लोगों की रोटी खाने का तरीका है, और यही कल्चर को एक्सप्रेस करने का एक बहुत बड़ा साधन है। कल्चर इज a broad sense of civilization and civilization is the organization of society। बताते हैं कि कल्चर एक broad सेंस है सिविलाइजेशन का, एक छोटा सा पार्ट है। कल्चर एक सिविलाइजेशन का छोटा सा पार्ट है, लेकिन सिविलाइजेशन बताता है कि एक सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमारे कंडीशन को, हमारे कल्चर को क्रिएट किया जाता है। हमारे कंडीशन को क्या करते हैं, कल्चर को क्रिएट करते हैं। आगे क्रिएट करते हैं, यहाँ से there can therefore be no culture without civilization, but they will be civilized and which have not yet developed their culture। कहता है, राइटर कहते हैं कि ऐसा बहुत सारे कंट्री है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वहाँ कोई कल्चर नहीं है, वहाँ कोई सिविलाइजेशन नहीं है। अगर सिविलाइजेशन है तो कल्चर नहीं, अगर कल्चर है तो सिविलाइजेशन नहीं। लेकिन हमारा कंट्री कल्चरल भी है और सिविलाइज्ड भी है। अगर कोई ऐसा देश है जहाँ पे सिविलाइजेशन है तो बताया जा रहा है कि वहाँ अभी तक कल्चर डेवलप नहीं हुई है, कल्चर डेवलप नहीं। कल्चर बोले तो फिर से मैं बता दूं कि जब दूसरे देश की देखा देखी हम करते हैं, जैसे बर्थडे मनाना, मैरिज एनिवर्सरी मनाना, ये दूसरे देश का देखा देखी करते हैं, तो ये हमारा कल्चर नहीं है, ये विदेशी कल्चर है, हम उसको अपना रहे हैं, यही कल्चर है। आगे बात करेंगे, perhaps what is more often the case in that there are civilized people among whom only a small section has achieved culture। We have therefore had and still have races and nations that are civilized। अब ये राइटर कह रहे हैं कि हमारा कल्चर, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो सब लोगों से डिफरेंट होने के बाद भी there is a small section, there is small people that is civilized। मतलब बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो सिविलाइज्ड हैं, सभ्य हैं, और सभ्य पीपल के लोग में भी कुछ ऐसे अनसिविलाइज्ड लोग हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे 100 लोग शरीफ हैं और उस शरीफ लोगों में कोई एक बदमाश आ जाता है, तो जो 100 शरीफ है वो सिविलाइज्ड है और जो एक बदमाश है वो अनसिविलाइज्ड है, यही राइट है। और वो एक अनसिविलाइज्ड पर्सन उस पूरे सोसाइटी को खराब करने की कोशिश करता है। एंड देयरफॉर हैड स्टिल हैव रेसेस एंड नेशंस दैट आर सिविलाइज्ड। अब आज भी राइटर कह रहे हैं कि आज भी पूरे ग्लोब पर, पूरे पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे सिविलाइज्ड कंट्री हैं जो अपने कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन को आगे डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं लगातार कर रहे हैं। आगे बढ़े, बट एक्सेप्ट फॉर इंडिया, लेकिन भारत को छोड़कर, इंडिया को छोड़कर we have not yet had any nation or race that could be regarded as a culture in all sections and classes। For here in India culture is almost as excessive and civilization। बताया जा रहा है according to the words of the writer कि इंडिया को छोड़कर पूरे ग्लोब पर कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पर कल्चर हो, सोसाइटी हो, सिविलाइजेशन हो, ऑल सेक्शन और ऑल क्लासेस में। बट हमारा जो इंडिया है कल्चर भी है, एक्सटेंसिव भी है और सिविलाइज्ड भी है।
गर्व करते हैं, इसीलिए हमारे कल्चर पर, हमारे सिविलाइजेशन। यहाँ से द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अस केसेस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर। बताया जा रहा है कि यूरोपियन कंट्री के द्वारा किए गए एक्सपीरियंस, भारतीयों ने जब एक्सपीरियंस किया तो यूरोपियन कंट्री ने हमारे सिविलाइजेशन को क्या दिया, हमारे सिविलाइजेशन को क्या दिया, बताता है कि दे गिव्स अस केसेस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर। हमें सिविलाइजेशन तो दिया, हमें सभ्यता तो दी, लेकिन हमें संस्कृति नहीं दी। बिना संस्कृति का ही सिविलाइजेशन। In India, on the other hand, even the casual tourist has observed that the difference between the masses and classes is not one of quality and can be explained in terms of information and opportunity। अब आगे बताया जा रहा है कि दूसरी बातों में, दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो जो हमारे यहाँ दूसरे देश के टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं, वो यात्री हमारे इंडियन कल्चर को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद अपने कल्चर से हमारे कल्चर के बीच डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारे कल्चर को अपने कल्चर से, और जब ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड पाते हैं इफ देयर इज सम वन सेम क्वालिटी। अगर कभी कभी होता है कि दो देशों के बीच में कोई सेम क्वालिटी आ जाती है, तो सेम क्वालिटी को भी ऑब्जर्व करता है एंड देन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये जो यूरोपियन कंट्री से या विदेशी लोग आते हैं, वो हमारे कल्चर को ऑब्जर्व करके अपने कंट्री को जाते हैं और वहाँ एज इंफॉर्मेशन, एज अपॉर्चुनिटी अपने कल्चर में उसको शामिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज के इंडिया में हम बर्थडे पार्टी मनाते हैं, क्या करते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं और पता नहीं क्या क्या मनाते हैं। ये विदेशी कल्चर भी हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे इंडिया में, राइट। अब आगे चलें। It is often otherwise in Europe there are difference in quality between the masses and the classes in times and so great that it has taken the aid of the most fervent of democrats। अब बताया जा रहा है कि यूरोप में ऐसा हमेशा देखा जाता है या पाया जाता है कि लोगों के बीच वहाँ की सोसाइटी के बीच क्वालिटी में हमेशा डिफरेंस आता है। क्वालिटी में, उनकी सोसाइटी में, उनकी कल्चर में हमेशा डिफरेंस आता है और वो डिफरेंस क्या करता है, देयर इज अ ग्रेट सेकेंड, हमें हिला देता है कि हम जिस समाज में रहते हैं, हमारा सब समाज का लोग एक ही तरह का सोच विचार रखता है। जैसे हम लोग शादी करते हैं, ठीक है, शादी करते हैं तो लड़का और लड़की के बीच शादी करते हैं, लेकिन विदेशी कल्चर कभी कभी लड़का लड़का में शादी कर लेता है, लड़की लड़की में शादी कर लेता है। तो उस कल्चर को देखकर हम शॉक्ड हो जाते हैं और क्या करते हैं, उस कल्चर को अपनाने की सोचते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में भी ये कल्चर घुस रहा है, बचने का चाहिए। और वो क्या करता है, उस तरह के कल्चर हमारे कल्चर को प्रिवेंट करता है, हानि पहुंचाती है। द रिमार्केबल फेनोमेनन कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। हम बता रहा है कि हमारे इंडिया के जो सभ्यता है उसमें जो रिमार्केबल बातें हैं, उस सभ्यता में जो रिमार्केबल बातें हैं उसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए इन द टर्म ऑफ यूनिटी एंड इंडियन कल्चर। इंडियन संस्कृति और इंडियन सभ्यता के तौर पर हमारे कुछ रिमार्केबल फीचर्स को वर्ल्ड स्तर पर एक्सप्लेन करना चाहिए। वैसे हमारी संस्कृति विश्व विख्यात है, सब लोग जानते हैं हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है, हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है। चलिए आगे कुछ और दो लाइन पढ़ते हैं। The unity is one of the sense of common dramatic of the culture। हमारा जो यूनिटी है वो अपने आप में एक विशाल है, एक ताकत है, एक कल्चर है। हमारा यूनिटी ही हमारा कल्चर है। What especially describes the culture of India is unbroken continuity। हमारे इंडियन भाईचारे को तोड़ा नहीं जा सकता, हमारे भाईचारे को तोड़ा नहीं जा सकता है। Here there have been so no violent or sudden breaks। हमारे भाईचारे को बहुत आसानी से
नहीं तोड़ा जा सकता, बट ऑन द कंट्रेरी स्टडी ग्रोथ एंड एक्सटेंशन ऑफ कल्चर विच हैज ग्रेजुअली परमिटेड एवरी क्लास एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लेकिन बताया जा रहा है कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिविलाइजेशन है, वो धीरे धीरे आगे की ओर ग्रोथ कर रहा है, आगे की ओर एक्सटेंड कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन नए जनरेशन की वजह से ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं परमिटेड भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। जो बढ़ने का ग्राफ उसका था, वो ग्राफ कहीं ना कहीं धीरे आता जाता है नए जनरेशन की वजह से। फिर भी हमारा सोसाइटी, हमारा क्लास इज अ वेरी गुड सेक्शन ऑफ आवर कंट्री एंड इट्स टीच द होल ग्लोब, होल वर्ल्ड व्हाट इज द इंडियन कल्चर एंड व्हाट इज द इंडियन सिविलाइजेशन। इसीलिए हम हमारे रीडर को बोलते हैं, हमें हमारे संस्कृति पे, हमें हमारे सभ्यता पे गर्व करना चाहिए कि हमारे यहाँ की महिलाएं आज भी अपने से बड़ों के सामने घूंघट डाल कर आती हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन विदेशी कल्चर को देखिए, आधा नंगा घूमते, आधा नंगा घूमते। खैर छोड़िए, विदेशी कल्चर को अपनाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो कल्चर है वही हमारे लिए गर्व की बात है। लेसन यहाँ पे आपको फिनिश हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर फिर से आ गया है, उसको भी डील कर लेते हैं। B2.1 है सबसे पहले। सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है आपका, व्हाट हैज बीन द पॉलिसी ऑफ इंडिया इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। जियो और जीनो जो लेट लिव एंड लेट लिव वाला स्फीयर जो था, वही वाला लाइन इस पर आएगा। दूसरा नंबर, व्हाट इज प्रीफरेबल टू फैनेटिक डिवोशन। फैनेटिक डिवोशन के लिए क्या क्या प्रीफर किया जा सकता है, इंडियन कल्चर को और सोसाइटी। इन थर्ड, विच स्पिरिट अंडर लाइज द चेंजेस ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन हिस्ट्री को कौन सा स्पिरिट चेंज कर सकता है। तो जब हम बुजुर्ग लोग अपने नए आने वाले जनरेशन को अपना संस्कृति ट्रांसफर नहीं करते हैं, तब ये इंडियन हिस्ट्री को नहीं जाता है। हाउ डज द हुमायूं कबीर डिफाइन कल्चर। अब वहाँ से जो चैप्टर में कल्चर का डेफिनेशन हमने अंडरलाइन करके बताया था, वहाँ से आप उसका डेफिनेशन लिख लेंगे। हाउ डज हुमायूं कबीर डिफाइन सिविलाइजेशन, ये भी आप वहाँ से लिख लेंगे। डिफाइन सिविलाइजेशन का डेफिनेशन देना है। लास्ट वन 6 नंबर, व्हाट डज द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव अस। मतलब यूरोपियन कंट्री हमें कौन सा एक्सपीरियंस देती है, आंसर लिख लेंगे। चलिए, अब लॉन्ग टाइप आंसर है ग्लॉसरीज के बाद। फर्स्ट वन क्वेश्चन दे दें। फर्स्ट नंबर यहाँ से, व्हाट इन योर ओपिनियन आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। हमारा इंडियन कल्चर का फीचर क्या है आपके अकॉर्डिंग, वो बताना है। सेकेंड नंबर, हाउ इज द इंडियन कल्चर डिफरेंट फ्रॉम कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज। हमारा इंडियन कल्चर अदर कंट्री से डिफरेंट कैसे है, ये बताना है। थर्ड वन, एक्सप्लेन क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मतलब कल्चर और सिविलाइजेशन को डिफाइन करने में तो आप डिफरेंस दे सकते हैं। फोर्थ नंबर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट एग्जिबिटेड इन द इंडियन सोसाइटी, इज द स्ट्रेंथ ऑफ और वीकनेस ऑफ द सोसाइटी। हम कह रहा है कि जो हमारा कैपेसिटी है रीएडजस्टमेंट की, हमारे नए सभ्यता को रीएडजस्ट करने की, जब उसको इंडियन सोसाइटी में प्रदर्शित किया जाता है, तब वो हमारे समाज पर कैसा प्रभाव डालता है, वो हमें ताकतवर बनाता है या फिर कमजोर बनाता है, इसका जवाब देना है। फिफ्थ वन, डिस्कस द मेन आइडिया कंटेंट इन द टेक्स्ट। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन है जिसमें बताया जा रहा है कि आपने जो लेसन पढ़ा, उस लेसन से आपको क्या शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा को आप अपने शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए। क्या कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है 100%। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।